हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आपका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शी शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और पूरी पूरी मेहनत कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो होने वाली है करंट अपडेट, मॉर्निंग करंट अपडेट्स की। आज डेट क्या है? आज डेट है 21 मार्च 2023। तो 21 मार्च 2023 की मॉर्निंग करंट अपडेट्स की ये वीडियो होने वाली है। इसमें हम जो मॉर्निंग के करंट अपडेट्स है वो पढ़ेंगे 21 मार्च के लिए। तो पहले न्यूज देखते हैं। पहली न्यूज क्या है हमारी? फर्स्ट न्यूज है असम गवर्नमेंट लॉन्च असम टी इंडस्ट्रीज स्पेशल इंसेंटिव स्कीम। तो आसाम की जो गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? असम टी इंडस्ट्रीज स्पेशल इंसेंटिव स्कीम। तो जो आसाम की टी इंडस्ट्री है, जो आसाम की टी मतलब चाय, जो चाय वाली इंडस्ट्री है आसाम की, उसको क्या दिया जाएगा? स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है? कुछ फायदे जो दिए जाते हैं उनको, गवर्नमेंट के द्वारा जो फायदे दिए जाते हैं उनको इंसेंटिव्स बोलते हैं। ठीक है, अब वो पैसे की फॉर्म में हो सकते हैं ना, वैसे बेसिकली पैसे की फॉर्म में होते हैं, लेकिन और भी जो मदद होती है उनको इंसेंटिव्स कहते हैं। जैसे कोई चीज माफ कर देना, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो बिजली का बिल होता है उसे माफ कर देना, ये सब जो होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं? आपके इंसेंटिव होते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम के द्वारा दिए जाएंगे। किसको? जो टी इंडस्ट्री में काम करते होंगे, जो आसाम की टी इंडस्ट्री है उसमें काम करते होंगे। देखिए, अगर आसाम की टी इंडस्ट्री की बात करूं ना, तो बहुत बड़ी टी इंडस्ट्री है आसाम की। आसाम की जो टी इंडस्ट्री है, जो चाय की इंडस्ट्री है आसाम की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन पिछले कुछ समय में क्या हो रहा है ना, जैसे कोरोना वायरस हो गया, उसके बाद क्या हुआ? कोरोना वायरस के बाद जो है आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो उसको बनाने की कॉस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और जब बढ़ती चली जा रही है तो क्या है, जो पहले वो था आपका, जितनी बेची जा रही थी, जितने एक्सपोर्ट करी जा रही थी, वो अभी उतनी है। लेकिन जो एक्सपोर्ट, जो आपकी पैदावार की जो कॉस्ट है ना, जो आपकी कॉस्ट है प्रोडक्शन की, वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है? कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन जो आपकी डिमांड है वो उतनी की उतनी है, तो क्या होगा? चीज महंगी होगी, है ना, महंगी होगी तो डिमांड भी अपने आप गिर जाएगी, डिमांड पे अपने आप गिर जाएगी। तो इस सब का नुकसान कौन झेलता है? एक तो इंडस्ट्री झेलेगी, जो इंडस्ट्री है वो तो झेलेगी, और जो इसमें वर्कर्स काम कर रहे होंगे, जो इसमें काम कर रहे होंगे, वो लोग इसमें क्या झेलेंगे? उसकी परेशानी को झेलेंगे। ठीक है, उनको दिक्कत आएगी, इसमें उनकी तनख्वाह काट दी जाएगी, है ना, या फिर उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये सब चीजें होंगी। तो यही सब चीजें हो रही हैं कहाँ पे? असम की जो चाय की इंडस्ट्री है उसमें। इसी वजह से जो असम की गवर्नमेंट है उसने उसने 100 करोड़ रुपए स्पेशली इस स्कीम के लिए। कौन सी स्कीम के लिए? असम टी इंडस्ट्रीज स्पेशल इनिशिएटिव स्कीम के लिए अपने बजट में सैंक्शन की है। ठीक है, इतने पैसे इस साल इस इंडस्ट्री को दिए जाएंगे, इसमें लगाए जाएंगे। ठीक है, चाहे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाने के लिए दिए जाए, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाए जल्दी से जल्दी, फिर इंसेंटिव दिए जाएंगे, जब भी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बोलते हैं उसे, घटेगी। ठीक है, चाहे वर्कर्स की मदद की जाए, चाहे उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर दिया जाए, चाहे उन्हें रहने के लिए घर दिए जाए, ये सब चीजें जो है करी जाएंगी इस स्कीम के अंदर। ओके, ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अंदर ये सब चीजें करी जाएंगी गवर्नमेंट ऑफ आसाम के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी? के कीर्तिवासन अपॉइंट एज सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस। तो जो के कीर्तिवासन है, ये जो के कीर्तिवासन है, इनको क्या चुन लिया गया है? सीईओ। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुन लिया गया। कहाँ का? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस का। ओके, अच्छा, इनसे पहले कौन थे यहाँ के सीईओ? जो आपके के कीर्ति निवासन है, इनसे पहले सीईओ कौन थे? इनसे पहले सीईओ थे कौन? राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन पिछले कई सालों से, कई दशकों से, बल्कि 2-3 दशकों से हैं यहाँ के वो। कौन? सीईओ। कौन? राजेश गोपीनाथन जी। लेकिन अभी अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो इनकी रिटायरमेंट के बाद किसको चुना गया है? इनकी रिटायरमेंट के बाद चुना गया है के कीर्ति वासन को। देखिए, टोटल ना आज तक टीसीएस जो अपने सीईओ और एमडी रखता है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो बहुत बहुत लंबे समय के लिए रखता है। ठीक है, बहुत बहुत लंबे समय के लिए रखता है। आज तक जब से टीसीएस बनी है, जब से आज तक खाली 4 सीईओ हुए हैं। कहाँ के? टीसीएस के। ये जो है आपके के कीर्तिवासन, ये इनके 5th सीईओ होने वाले हैं। ये इनके 5th सीईओ होने वाले हैं। अब ये जो टीसीएस है बनी कब थी? ये पता होना चाहिए। टीसीएस बनी थी आपकी 1968 में। कब? 1968 में। ये टाटा ग्रुप के अंदर आती है। वैसे तो आप नाम से समझ रहे होंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, है ना, टाटा का नाम यहाँ पे आ रहा है, तो ये टाटा ग्रुप के अंदर आती है। ठीक है, जो आपकी टाटा है उसी के अंदर आती है आपकी कौन सी? टाटा कंसल्टेंसी
सर्विसेज या फिर टीसीएस। अब इसका काम क्या है, ये टाटा का कौन सा सेक्टर संभालती है, जो टाटा ग्रुप से इसका कौन सा सेक्टर संभालती है, देखिए ये आईटी सर्विसेज का सेक्टर संभालती है, ठीक है, आईटी सर्विसेज और कंसल्टेंसी का, आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी। जो आईटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सर्विस किसी कंपनी को चाहिए, है ना, कोई भी सर्विस किसी कंपनी को चाहिए, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो। लेकिन ये बहुत बड़ी कंट्री है तो आउटसाइड इंडिया ही ज्यादातर क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज, इंडिया के अंदर नहीं करती। पर सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है आईटी कंपनी, इसका मतलब क्या है, किसी भी आईटी कंपनी को, है ना, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, ऐसी किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट में या फिर अपने किसी प्रोजेक्ट में मदद चाहिए, है ना, सर्विस चाहिए, वो जो प्रोवाइड की जाती है किसी कंपनी के द्वारा, वो सर्विसेज कंपनी होती है, ठीक है। तो जैसे दो प्रकार की कंपनी होती है आईटी सेक्टर में, एक तो होती है आपकी सर्विस बेस्ड, एक होती है आपकी प्रोडक्ट बेस्ड, ठीक है। सर्विस बेस्ड मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, और प्रोडक्ट बेस्ड मतलब जिसका खुद का एक प्रोडक्ट होता है और अपने प्रोडक्ट पे काम करती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे पेटीएम है, पेटीएम के पास अपना एक पेमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा अपना एक पेमेंट ऐप है जिसका नाम है पेटीएम, उसके ऊपर वो काम करती है, किसी और से सर्विस ले लेती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन जो उसका सारा काम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, अपनी ऐप के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जैसे मान लो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का सारा काम किसके ऊपर बेस्ड है, फ्लिपकार्ट की जो ऐप है, जो वेबसाइट्स है, उन सब के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, समझ गए आप। लेकिन आपने टाटा कंसल्टेंसी की कोई वो नहीं समझी होगी, सुनी होगी, टीसीएस की आपने कोई वो नहीं सुनी होगी, कोई इनकी वेबसाइट है, मतलब वेबसाइट वैसे तो नॉर्मल वेबसाइट तो है, लेकिन जिसके ऊपर ये वैसे काम करते हो, ठीक है। जैसे टीसीएस जो है, सॉरी टीसीएस नहीं, जैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना पूरा काम होता है, ठीक है, पूरा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। लेकिन ऐसा आपने टाटा का नहीं सुना होगा, क्यों, क्योंकि इनका काम है सर्विस प्रोवाइड करना, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, इनका काम है दूसरी कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया में फैली हुई है टीसीएस जो है, ये एक मल्टीनेशनल सर्विस प्रोवाइडर है। मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल मतलब, मल्टी मतलब बहुत सारे, और नेशनल मतलब कंट्रीज, तो बहुत सारी कंट्रियों में फैली हुई एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर एंड कंसल्टेंसी कंपनी है ये। कौन सी, टीसीएस। ये टोटल कहां कितने उसमें फैली हुई है, ये टोटल आपके 150 लोकेशन में फैली हुई है। कितने देशों में, 46 कंट्रीज में। टोटल इसके 150 ऑफिस हैं 46 कंट्रीज में। ओके, कब बनी थी ये मैंने आपको बता दिया, 1968 में। बनाया किसने था इसको, मतलब किसने इसको खोला था, किसने, जेआरडी टाटा ने। इन्होंने ही सारी टाटा ग्रुप जो खोला था, किसने, जेआरडी टाटा ने। तो इन्होंने ही ये भी खोला था, जेआरडी टाटा ने। और इसके हेडक्वार्टर कहां है, इसके हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर है, किसके, टाटा टीसीएस के। और इसके सीईओ कौन है, ये मैंने आपको बता दिया। इस समय इसके सीईओ कौन है, के कीर्तिवासन, ठीक है। देखिए वैसे तो अभी राजेश गोपीनाथन ही है, लेकिन कुछ समय बाद ही रिटायर्ड हो जाएंगे, ये इस्तीफा अपने डाल चुके हैं, लेकिन अभी टाइम है इनको रिटायर्ड होने में। उसके बाद कौन हो जाएंगे, सीईओ हो जाएंगे आपके के कीर्तिवासन। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पीएम मोदी नोबेल पीस प्राइज फेक न्यूज कंट्रोवर्सी। देखिए एक न्यूज फैल रही है बहुत तेजी से, न्यूज़पेपर में भी आ रही है ना, न्यूज चैनल्स पर भी आ रही है, क्या कि पीएम मोदी जो है इनको नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है, मतलब इनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिल सकता है। देखिए अभी अभी क्या हुआ, अभी इंडिया में एक मीटिंग हुई, ठीक है, अभी इंडिया में एक मीटिंग हुई। किस चीज की मीटिंग हुई, मीटिंग हुई इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, उसमें क्या होता है, उसमें समय समय पे मीटिंग होती है, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं बाहर के, वो आते हैं, ठीक है, मीटिंग के लिए, ठीक है, वो मीटिंग के लिए आते हैं। तो एक मिनिस्टर है कहाँ के, नॉर्वे के, एक नॉर्वे के मिनिस्टर हैं जो इंडिया में आए। नॉर्वे जो देश है आपका, नॉर्वे वही देश है जो नोबेल पीस प्राइज देता है, ठीक है। ये जो आपके नोबेल प्राइजेस होते हैं, ये बाकी जो 5 है, कितने नोबेल प्राइज होते हैं टोटल, देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका लिटरेचर और मेडिसिन, ये जो प्राइजेस होते हैं पांचों कहां मिलते हैं, ये आपके मिलते हैं स्वीडन में। और एक जो बच गया कौन सा, नोबेल पीस प्राइज, ये आपको कहां मिलता है, ये मिलता है आपका नॉर्वे में, ठीक है, समझ गए आप। तो जो नॉर्वे के एक मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उन मिनिस्टर का नाम, उनका नाम, मिनिस्टर का नाम है एस्ले टोजे। क्या नाम है, एस्ले टोजे। ये इंडिया में आए थे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो देखिए जब ये इंडिया में आए मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो वहां पे इन्होंने पीएम मोदी की बहुत सारी तारीफ करी। किस चीज से रिलेटेड, रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड। उन्होंने बोला कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने खड़े होकर ऐसा बोला कि ये युद्ध का युग नहीं है, है ना, ऐसा करके उन्होंने बोला था, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, है ना, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने तो हिंदी में बोला था कि ये लड़ाई का युग नहीं है, ठीक है, ये लड़ने का युग नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो ये वाला जो सेंटेंस है उनका बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। कुल मिलाकर वो ये बोलना चाहते थे पुतिन से कि आप जो है लड़ाई बंद कर दो, ये लड़ाई का समय नहीं है, युग जो है लड़ाई का नहीं चल रहा है, ठीक है।
ये बोलना चाहते हैं। तो ये जो सेंटेंस था पीएम मोदी का, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, है ना। फिर इन्होंने इसी बात को लेके किसकी तारीफ करी, पीएम मोदी की तारीफ करी कि इतने जो पुतिन एकदम इतनी बड़ी लड़ाई में लगा हुआ है, उसके सामने खड़े होकर पीएम मोदी ने ऐसी बात बोल दी। फिर प्रधानमंत्री मोदी जो है इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा उनका वो हो रहा है कि उन्होंने किसके ऊपर, रशिया के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, किस चीज के लिए, कि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना हो। तो इसी चीज के लिए इन्होंने तारीफ करी, किसकी, पीएम मोदी की। जब पीएम मोदी की इन्होंने तारीफ करी है ना, तो ऐसे करके तारीफ कर रहे होंगे, इन्होंने शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे करके सब कुछ चल रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ है, किसी ने क्या किया है गलती, किसी न्यूज़पेपर वाले ने थोड़ा ओवर एक्साइटेड होके ना ये न्यूज ही छाप दिया कि ये कहना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने शांति का काम किया, इस वजह से उनको पीस प्राइज मिल सकता है। पीस प्राइज मतलब जो शांति पुरस्कार होता है उसको पीस प्राइज बोलते हैं, ठीक है, उनको मिल सकता है। तो ये जो है फेक न्यूज है, ठीक है, क्योंकि देखो इन्होंने खुद, जब ये न्यूज बहुत ज्यादा इंडिया में फैल गई, न्यूज़पेपर्स में आ रही है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आई थी, न्यूज़पेपर्स में आ रही है, न्यूज चैनल्स पे आ रही है, तो इनको खुद निकल के आना पड़ा। ये जो मिनिस्टर हैं आपके, इनको खुद निकल के आना पड़ा। इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बोला कि जब मैं इंडिया में गया था ना, तो ये जो कमेटी होती है, जो नॉर्वे की कमेटी होती है जो चुनती है, ठीक है, ये उसके डिप्टी चीफ है, ये उसके डिप्टी चीफ है, ठीक है, ये उस कमेटी के, जो नॉर्वे की कमेटी है उसके डिप्टी चीफ है। तो इन्होंने खुद बोला कि जब मैं इंडिया में गया था ना, किसी उस अपना जो पीस प्राइज चुनने वाली जो कमेटी है उसके चीफ की उससे नहीं गया था, वहां पे मैं अपने इंडिविजुअल उसमें गया था, ठीक है, क्योंकि मुझे वहां पे पीस के बारे में जाके बात करनी थी, वहां पे जाके बात करनी थी। जो मीटिंग हुई थी ना कि दुनिया में कैसे पीस लाया जाए, कैसे शांति लाया जाए, इसलिए हुई थी, ठीक है। तो उसी वजह से मैं वहां पे गया था। मेरा ये कोई मोटिव नहीं था कि मैं वहां जाके ये बताऊं कि किसको हम लोग पीस प्राइज देंगे, किसको नहीं देंगे, इस चीज के ऊपर क्या विचार कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो न्यूज चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला है नोबेल पीस प्राइज, ये मेरी तरफ से कोई न्यूज नहीं है ऐसी, ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला। तो इसीलिए बोला जा रहा है ये फेक न्यूज जो है, जो बहुत ज्यादा फैल गई, इसी वजह से इसको एक कंट्रोवर्सी बोल दिया जा रहा है, समझ गए आप। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने बोला कि मोदी जी को नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। अब देखिए, अगर मैं नोबेल पीस प्राइज या शांति पुरस्कार की बात करूं ना, तो पिछले 2-3 सालों से ना ये वैसे भी जो पुरस्कार है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे वेस्ट इसको अपने पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रहा है। वेस्ट मतलब ये यूएसए वगैरह, यूरोप की जो कंट्रीज होती है, इनको वेस्ट कंट्रीज बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी वेस्ट बोल देते हैं, हालांकि वो वेस्ट में है नहीं, पर फिर भी वेस्ट बोल देते हैं, पूर्वी देश जो बोलते हैं। देखिए क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए पिछले 2-3 सालों से ना जो भी आदमी चाहे वो कोई न्यूज चैनल, न्यूज रिपोर्टर हो, जर्नलिस्ट हो, है ना, चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे वो कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी रशिया की आलोचना कर रहा है ना, जो भी हट के रशिया की आलोचना कर रहा है, पूरे साल में खूब रशिया की आलोचना करता है, चाहे वो पुतिन की आलोचना करता हो। पुतिन कौन है? व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट है। चाहे वो उसकी आलोचना कर रहा हो, या रशिया की जो गवर्नमेंट है उसकी आलोचना कर रहा हो, या पूरे रशिया की आलोचना कर रहा हो, उसी को मिल जा रहा है, उसी को मिल जा रहा है क्या? नोबेल पीस प्राइज, पिछले 2-3 सालों से। तो बोला जा रहा है इस बार भी ऐसे ही किसी को मिल जाएगा। इस बार अभी तक तो रशिया लड़ भी नहीं रहा था, अब तो पिछले 1 साल से लगातार लड़ भी रहा है रशिया यूक्रेन से, है ना। वैसे भी जो वेस्ट वाले दो देश है वो दुश्मन बने हुए हैं समय पे। तो बोला तो यही जा रहा है कि ऐसे किसी देश को या फिर ऐसे किसी आदमी को या फिर रशिया को अवार्ड मिलेगा नोबेल पीस प्राइज का। देखिए कौन से देश को मिल सकता है? जो रशिया का बहुत ज्यादा साथ दे रहे होंगे इस लड़ाई में, जैसे बेलारूस जो है, तो बेलारूस के अगेंस्ट जो कोई कुछ बोल रहा होगा उसको मिल सकता है, या फिर ईरान को मिल सकता है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था ईरान बहुत मदद कर रहा है रशिया की इस चीज में, रिवर्स इंजीनियरिंग में, है ना, वेपन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग में। मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया था आपको, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। तो ईरान की कोई आलोचना कर रहा होगा उसको मिल सकता है। यूएस का तो वैसे भी ईरान से जो है पंगा चल रहा है। फिर या तो कोई ऐसा जर्नलिस्ट जो रशिया की आलोचना कर रहा हो, ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी जर्नलिस्ट को मिलेगा इस बार भी। चलिए बाकी जब मिलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, जब किस किस फील्ड में किस किस को मिला है, क्यों मिला है, ठीक है, तो जब आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? आईएमएफ पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू स्टॉप न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम। तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने क्या किया है? पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला है। किस चीज के लिए प्रेशर डाला है? कि आपका जो न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है इसको बंद कर दो। आपका जो न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है, किसका? पाकिस्तान का, इसको जल्दी से जल्दी बंद कर दो। देखिए आईएमएफ के बारे में आप जानते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हालांकि मैंने कई बार बताया इसको, ये न्यूज में कई बार आ चुका है, और मेरी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो आती है उसमें मैंने आईएमएफ के बारे में, जो लास्ट टॉपिक था वो आईएमएफ के बारे में पढ़ाया, वहां पे जाके भी देख सकते हो। बेसिकली इसका काम क्या है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने का काम करती है, ठीक है। कहीं पे भी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है उसको देखने का काम करती है। तो पाकिस्तान में तो फाइनेंशियल जो है, इकोनॉमी को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, पैसों को लेकर, तो इसी वजह से पाकिस्तान
जो है इससे बार बार जाके पैसे मांग रहा है। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, जब भी ये पैसे देती है ना किसी को, तो ये मेक श्योर करती है, पूरी कोशिश करती है, अपनी शर्तें रखती है कि आपको ये करना होगा, ताकि जो उसकी इकोनॉमी है, जो है पैसे दे, वो वेस्ट ना हो जाए कहीं पे, ठीक है, ताकि ये पैसे दे। ऐसा नहीं होता इसका काम कि मैंने पैसे दे दिया, अब जो आपको करना है कर लो, नहीं, ये पैसे देगी आपको और आपको इतनी सारी शर्तें बता देगी कि आपने अगर वो इंप्लीमेंट करी तभी आपको पैसे मिलेंगे, वरना आगे नहीं मिलेंगे इसके बाद पैसे। ये इसका काम होता है, ठीक है। तो इसने क्या है, पाकिस्तान जो है इससे बार बार मांगने जा रहा है अपना पैकेज, किस चीज का, पैसे का पैकेज बार बार मांगने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा कमी चल रही है इस समय पैसे की। तो इसने शर्त रखी है, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, आईएमएफ ने कुछ नहीं बोला, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया है आईएमएफ ने, किस चीज के लिए, तो जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, इसको बंद कर दो, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोग्राम किस चीज के लिए, इनकी एक मिसाइल बन रही है शाहीन 3 नाम से, ठीक है, शाहीन 3 नाम से। ये जो मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, इसको क्या करो, इसको जल्दी से जल्दी बंद कर दो। इस चीज के लिए प्रेशर डाला किसने, आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान ने क्या बोला, देखिए जब पाकिस्तान के मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बता रहे थे ना, अपने संसद में, तो इन्होंने साथ में ये भी बोला, क्या बोला, इन्होंने साथ में बोला कि देखो चाहे कितनी बुरी स्थिति आ जाए, चाहे आईएमएफ में पैसे दे ना दे, ठीक है, लेकिन वैसे भी आईएमएफ पाकिस्तान में बहुत पुराने समय से पॉलिसी चल रही है, चाहे घास की रोटी खा लेंगे, घास खा लेंगे, ये बाकायदा इनकी मिनिस्टर ने बोला है, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, गूगल पे मिल जाएगा आपको, कि चाहे हम घास की रोटी खा ले, लेकिन अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और अपनी जो मिलिट्री है उसको पीछे नहीं हटाएंगे, उसको पूरे पैसे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, चाहे हमारी जनता घास की पैसे खा ले, तो वो घास की रोटी खा ले, ऐसा बोला है इनके मिनिस्टर ने खुद ने। तो इनकी जब ये पॉलिसी है, तो इन्होंने दोबारा भी यही बोला, इनके मिनिस्टर ने क्या बोला कि हम जो है आईएमएफ के पैसे नहीं लेंगे, या हमको थोड़े लेट मिल जाएंगे, लेकिन हम हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोकेंगे नहीं। देखिए इसमें आईएमएफ ने 2 शर्त रखी है। अब देखो एक चीज और है इसमें, वो शर्त मैं आपको बताता हूँ। 2 शर्त क्या है, एक तो है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, इसका जो बजट है उसको 15% तक कम करो, है ना, उसका जो बजट है, जो हर साल जब भी बजट आता है इनका बढ़ जाता है, 10-12% बढ़ता चला जा रहा है, उसको 15% तक तो कम करो। दूसरा जो आपका ये न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है, ये मैंने आपको शाहीन 3 वाला बताया था, बता रहा हूं मैं आपको, ये शाहीन 3 जो मिसाइल बना रहे हैं इसको भी बंद कर दो, ठीक है। अब देखिए दिक्कत क्या है ना, आईएमएफ देखिए अभी तक पाकिस्तान ने, कि आईएमएफ ने कहीं लिखित रूप में दिया होगा, है ना, डायरेक्ट तो बोला नहीं होगा, कहीं लिख के दिया होगा, पूरे डॉक्यूमेंट दिए होंगे कि आपको ऐसे रोकना है, लेकिन ये जो है आईएमएफ की तरफ से तो आई नहीं है ये न्यूज कि हमने ऐसा बोला, ये पाकिस्तान की तरफ से आई है, और पाकिस्तान ने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिखाया जिसमें आईएमएफ ने ऐसा बोला हो, है ना, पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया कि आईएमएफ ने ऐसा बोला हो। तो और दूसरी बात क्या है, आईएमएफ ने ना आज तक किसी कंट्री को ऐसा बोला ही नहीं है ना, ऐसा किसी भी कंट्री को नहीं बोला, चाहे कितनी बुरी से बुरी हालत उनकी हुई हो, आईएमएफ की चाहे कितनी पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की चाहे कितनी बुरी से बुरी हालत हुई हो, और कितनी बुरी से बुरी हालत में किसके पास, आईएमएफ के पास गए हो, लेकिन कभी आईएमएफ ने ऐसी शर्त रखी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये कोई देश तो है नहीं जिसके ऊपर जो है पाकिस्तान से खतरे में आ जाएगी अगर पाकिस्तान मिसाइल वगैरह बनाएगा, है ना, आईएमएफ जैसे कोई देश तो है नहीं कि खतरे में आ जाएगी, पाकिस्तान के पास मिसाइल बन गई है, न्यूक्लियर प्रोग्राम बन गया, समझ रहे हो आप, ऐसा कोई देश तो है नहीं है, तो ऐसा क्यों बोलेगी आईएमएफ, समझ रहे हो आप। तो अब इससे क्या चीज निकल के आ रही है ना, समझ में ऐसा आ रहा है कि लग रहा है आईएमएफ को किसी देश ने बोला है ऐसा बोलने के लिए। अब आईएमएफ किसकी सुनता है, देखिए आईएमएफ ज्यादातर सुनता है वेस्टर्न कंट्रीज की, और सबसे ज्यादा सुनता है यूएस की। तो बोला जा रहा है कि यूएस ने शायद बोला है किस चीज से, आईएमएफ से, कि आप ऐसा बोल दो, हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके जरिए बुलवा सकते हैं, आईएमएफ के जरिए बुलवा सकते हैं। अब यूएस ऐसा क्यों बोलेगा, देखिए ये जो शाहीन मिसाइल है ना, इसकी पहले रेंज समझिए कितनी है, इसकी रेंज है आपकी 2750 किलोमीटर, 2750 किलोमीटर। अब देखिए अगर इंडिया की बात करूं तो जो पाकिस्तान के पास पहले से कई सारी मिसाइल है, बाबर है, और भी कई सारी मिसाइल है, शाहीन 1-2 है, ये तो शाहीन 3 है, शाहीन 1-2 है, बाबर के भी 2-3 वेरिएंट है। इंडिया तो पहले से ही उसके अंदर आता है, ठीक है, उसकी रेंज में इंडिया तो पहले से आता है, तो इंडिया को तो ये बने ना बने कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया तो पहले से उसकी मिसाइल की रेंज में आता है, वो इंडिया की में आता है, इंडिया उसकी में आता है, ठीक है। लेकिन जब ये मिसाइल बननी शुरू हुई थी, इनिशियल फेज में थी, तो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने बोला था, क्या बोला था, कि जब ये हमारी मिसाइल बनके तैयार हो जाएगी ना, तो जो इजराइल देश है, हम इस तक 12 मिनट में पहुंच जाएंगे और उसको तबाह कर सकते हैं। ये किसने बोला, ये बोला पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने। अब इजराइल जो है, देखिए इंडिया तो ठीक है, इंडिया तो पहले से रेंज में आता है ना, वैसे भी इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये बनाए ना बनाए, क्योंकि इंडिया तो पहले से रेंज में है ही है। लेकिन जो इजराइल है पहली बार रेंज में आएगा, इजराइल जो है एक मिसाइल के पहली बार रेंज में आएगा जो पाकिस्तान से निकलेगी। और
और पाकिस्तान जैसा एक वोलेटाइल देश, ठीक है, जो स्टेबल नहीं है, जिसमें सरकारें गिरती रहती है, कुछ नहीं पता, कल को मिलिट्री जो है तख्ता पलट करके मिलिट्री का मिनिस्टर, जनरल कोई मिनिस्टर बन जाए, ठीक है, जो प्रधानमंत्री बन जाए, कल को नहीं पता कौन सी पार्टी आएगी कौन सी जाएगी, कुछ पता नहीं चल रहा, पता चला कल को कोई जो आपके आतंकवादी संगठन होते हैं वो आके बैठ गया, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में उसने मिसाइल का इस्तेमाल कर लिया अगर, चाहे वो भारत के ऊपर करे चाहे वो इजराइल के ऊपर करे। बेसिकली यहाँ जो यूएस का कंसर्न है वो इजराइल है। क्यों? क्योंकि देखिए इजराइल के और यूएसए के और इजराइल के बहुत अच्छे रिलेशन है। इंडिया के इतने अच्छे रिलेशन नहीं है किसके साथ, यूएसए के साथ भी नहीं है, इजराइल के साथ भी नहीं है, लेकिन इन दोनों के आपस में बहुत अच्छे रिलेशन है यूएस और इजराइल के। तो इसी वजह से यूएस जो है अभी इनडायरेक्टली आईएमएफ के थ्रू बुलवा रहा है पाकिस्तान को। अभी देखिए पाकिस्तान ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि हम जो है कुछ भी हो जाए, हम जो है किसी और की नहीं सुनेंगे, आईएमएफ की नहीं सुनेंगे, ये हमें बताने वाला कौन होता है, हम तो अपने जो प्रोग्राम है इसको कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि अभी जो है इनडायरेक्टली आईएमएफ से इनके पास आया, यूएस से डायरेक्टली नहीं आया। लेकिन जब कल को यूएस से डायरेक्टली आएगा ना प्रेशर, तो देखिएगा क्या होगा, तो क्या होगा कि पाकिस्तान को सुननी पड़ेगी, भले ही अपना प्रोग्राम बंद ना करे, ठीक है। ये इनको लेकर रिक्वेस्ट करनी होगी यूएस से, क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर बंद नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये बोल देंगे कि हम अपना प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा धीरे कर देंगे, ठीक है, हम जो पहले 1 साल लगने वाली थी उसको 4 साल बना देंगे, लेकिन आप जो है हमारा प्रोग्राम शट मत करवाओ, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अभी देखिए यूएस डायरेक्टली नहीं आया, जब आएगा डायरेक्टली, जब हम इसके बारे में बात करेंगे, और सीधी सारी बात है पाकिस्तान जो प्रेशर में आ जाएगा, यूएस डायरेक्टली आएगा। अभी तो डायरेक्टली नहीं आ रहा है, इससे प्रेशर भी नहीं आ रहा पाकिस्तान, समझ गया आप। तो आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा इस वाले टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशू वारंट अगेंस्ट पुतिन। पुतिन कौन है? रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनके खिलाफ एक वारंट इशू हो गया है, किस चीज का, कि इनको गिरफ्तार कर लो, इनको अरेस्ट कर लो। किसने इशू किया है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, वो अलग होती है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अलग होती है, ठीक है। बात जो है दोनों वो इंटरनेशनल जो वो होते हैं आपके मुद्दे होते हैं इन्हीं के ऊपर करती है, लेकिन इनका जो क्राइटेरिया होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जिन देशों ने इस कोर्ट को माना हुआ होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, उन देशों में ये जो भी जजमेंट देगी वो क्या होगा? बाउंडेबल होगा। बाउंडेबल मतलब उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो आईसीजी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब कंट्रीज को मानती है, लेकिन इसका जो वो होता है, जस्ट जो इसने वो दिया होता है ना अपना, जो इसने अपना वो दिया होता है, क्या बोलते हैं उसको, जजमेंट दिया होता है, वो जो है बाउंडेबल नहीं होता, कोई माने मान सकता है, ना माने ना मान सकते, ठीक है। तो देखिए जैसे इंडिया नहीं मानता इसको, कभी से नहीं मानता इंडिया के आसपास की चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये देशों ने इसको कभी कोर्ट माना ही नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएसए और रशिया की बात करूं, ये पहले मानते थे, लेकिन अब काफी लंबे समय से मान नहीं रहे हैं। लेकिन और बहुत सारे देश है जो मानते हैं, यूरोप के कुछ देश है, जो बहुत सारे देश है यूरोप के जो इसको कोर्ट मानते हैं, है ना, कनाडा है आपका, साउथ अमेरिका के भी कई देश है, अफ्रीका के भी कई सारे देश है, एशिया के भी बहुत सारे देश है जो इसको कोर्ट मानते हैं। तो इसने क्या फैसला दिया है? इसने फैसला दिया है कि जो व्लादिमीर पुतिन है, इनको अरेस्ट करने का इन्होंने वारंट इशू कर दिया है, ठीक है, कि इनको अरेस्ट कर लो। तो पुतिन जैसे ही इन कंट्रीज में जाएंगे, कौन सी कंट्रीज में? जो आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानती है कि ये कोर्ट है, ठीक है, और अपनी पार्लियामेंट में इसको क्या कर रखा है? वेरीफाई कर रखा है, ठीक है, इसको वेरीफाई कर रखा है अपने पार्लियामेंट में। वो जैसे पुतिन इनमें से किसी कंट्री में जाएंगे, तुरंत जो है इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा पुतिन को। और बाकी कंट्रीज में जाएंगे जो इसको कभी नहीं मानती थी, या पहले मानती थी अब नहीं मानती, तो उसमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा पुतिन को, ठीक है। तो इस वजह अब पुतिन के पास बहुत आसान सा तरीका है, जो कंट्री में इसको मानती है उसमें जाओ मत, विजिट ही मत करो, ठीक है। चलिए वो तो हो गया। अब समझते हैं क्या केस क्या है, किस चीज के ऊपर पुतिन को जो है वारंट इशू किया गया है। आप सोच रहे होंगे जो रशिया यूक्रेन की वॉर है, जो लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन की, उसके ऊपर किया होगा। देखिए है तो उसी से रिलेटेड टॉपिक, लेकिन डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा कितना अटपटा सा केस होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो इनके ऊपर, पुतिन के ऊपर क्या, किस चीज का चार्ज लगा है? बच्चा चोरी का इनके ऊपर चार्ज लगा है। देखिएगा किस चीज के लिए बच्चा चोरी का लगा है। देखिए रशिया क्या कर रहा है, रशिया की जो फोर्सेज है, जैसे ये मान लीजिए यूक्रेन है ना, और ये साइड में रशिया है, तो रशिया की फोर्सेज जैसे जैसे यूक्रेन में घुस रही है, तो बहुत सारा इलाका ये लोग कब्जा रहे हैं।
तो जो इलाका ये लोग कब्जा रहे हैं उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं वहां से और अब रशिया में जो सेफ जगह है, क्योंकि अगर मान लो बच्चे यहाँ पे हैं जहाँ पे अटैक कर रहे हैं, कल को कोई मिसाइल गिर जाए, कोई टैंक से कुछ हो जाए, है ना, कोई फायरिंग हो जाए, कुछ हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो बच्चों को मरने की आशंका है पूरी पूरी। तो इसी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं कि मिलिट्री जो है, पुतिन ने ऑर्डर दिया हुआ है, क्या ऑर्डर दिया हुआ है कि जो भी जिस एरिया में आप जा रहे हो और वहां पे आपको जो भी बच्चे दिख रहे हैं आप उनको लो, उठाओ और इनको रशिया भेजो, ठीक है। और रशिया वो एक सेफ जगह पे उनको हम इकट्ठा करेंगे, बाद में जो लड़ाई खत्म हो जाएगी तो वापस इनको यूक्रेन भेज दिया जाएगा। लेकिन ये क्योंकि बच्चे यहां से लेके जा रहे हैं, इसी चीज के ऊपर केस चल रहा है, केस हुआ है इनके ऊपर, कहां पे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, कि ये बच्चे चुरा रहे हैं यूक्रेन से। अब इन्होंने बोला भी, रशिया ने बोला भी कि देखिए हम जो है बच्चों को एक सेफ जगह प्रोवाइड करा रहे हैं, बाद में वापस कर देंगे। लेकिन जब पुतिन को फंसाना है तो फंसाना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल दिया, इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं जी, जो आप कर रहे हो हमारी नजर में तो आप बच्चे चुरा रहे हो यूक्रेन के, ठीक है। इसी वजह से हमने आपके खिलाफ वारंट जो है इशू कर दिया है। लेकिन रशिया का कहना है, पुतिन का कहना है कि देखो आप कोई भी वारंट इशू कर दो, हम आपको मानते नहीं है, ऐसी किसी कंट्री में हम जाने वाले हैं नहीं जो आपको मानती है, ठीक है। तो हमको कोई वैसे अरेस्ट नहीं कर पाएगा, पुतिन को कोई वैसे अरेस्ट नहीं कर पाएगा। तो हम जो है बच्चे को बचाते रहेंगे, रशिया में लाते रहेंगे, जब लड़ाई खत्म होगी, जब देखेंगे इनको वापस भेज देंगे, ठीक है। तो इसी चीज के ऊपर ये केस हुआ है। देखा आपने क्या अटपटा सा केस है। जब आपको किसी को जेल पहुंचाना है तो पहुंचा नहीं है, चाहे कैसा भी केस बना लो। तो एक बार आप बोर्ड देख लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देख के और कमेंट सेक्शन में सीधे कमेंट करके बता देना है कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा जो भी आपको समझ में नहीं आया। और एक चीज और, कल एक चीज गलत हो गई थी मेरे से, मुझे कमेंट में करके एक बच्चे ने बताई, जब मैंने उस पर ध्यान दिया, कल फ्लो में गलत हो गई थी वो। तो क्या था, मैं कल जब आपको शायद दूसरी न्यूज बता रहा था, ठीक है, हाँ दूसरी न्यूज बता रहा था, वो कैच द रेन वाली जो प्रधानमंत्री, सॉरी जो प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ की द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एक नया कैंपेन, नई स्कीम जो है लॉन्च की है। कौन सी? कैच द रेन करके 2023, कैच द रेन 2023 करके एक नई स्कीम लॉन्च की है प्रधान, जो हमारे प्रेसिडेंट है, किसने? द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो उसमें मैं बता रहा था कि पानी कितना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो वहां पे मैंने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात किया था कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं वो पाकिस्तान के पास ज्यादा उनका पानी जाता है, नीचे की जो 3 है इंडिया के पास जाता है। तो मैंने गलती से क्या कर दिया था, 70-30 लिख दिया था। देखिए वो 70-30% नहीं है, वो क्या है, वो 80-20% है, ठीक है। वो 80-20% है, ठीक है। तो उसको सही कर लीजिएगा अगर आपने गलत लिख लिया हो, ठीक है। और पहले से कर लिया तो अच्छी बात है, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और देखिए ऐसी कोई मिस्टेक होती है तो आप सीधे कमेंट में करके बता दीजिए, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है, पढ़ाते पढ़ाते कई चीज निकल जाती है दिमाग से, पता नहीं चलता कब फ्लो में गलत हो गया। तो नेक्स्ट डे मैं आपको उसको करेक्ट करके बता दूंगा, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और हमको पूरा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।